कैसे हैं आप लोग? चलो अब देखो इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये जो लास्ट टॉपिक है प्रोटीन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रोटीन तो हमारा ख़त्म हो चुका है, हम कुछ हार्मोन्स और के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। इसमें तो समझाने के लिए कुछ नहीं है, इसमें कोई 1-2 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी बस यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है। बायो के लिए तो आसान है क्योंकि बायोलॉजी वाले इसको हमेशा पढ़ते हैं। तो मैथ क्लास वाले बच्चे इस टॉपिक पे इतना ध्यान ना दें, जितना हो सके उतना याद कर लें। समझ में आ गई बात? देखो टॉपिक है प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है। पहले हिंदी चलेगी फिर इंग्लिश चलेगी, तो पहले हिंदी मीडियम वाले देखेंगे और फिर इंग्लिश वाले देखेंगे। समझ में आ गई बात? देखो होता क्या है, ये प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब क्या होता है। एक चीज़ आप देखते हो कि जो अंडा होता है, ठीक है, अंडा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, द्रव अवस्था में होता है, लेकिन जैसे तुम उसको गर्म करते हो कौन सी अवस्था में आता है? सॉलिड फॉर्म में। ऐसा होता क्यों है? एक चीज़ आपको मैंने ये भी पढ़ाई थी कि अंडे की एंट्रोपी बढ़ती है। देखो वो ठोस से वो लिक्विड से ठोस में जा रहा है, फिर उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। इसका कारण प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, क्योंकि प्रोटीन की जो कुंडली संरचना में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कुंडलन का खुलना विकृतीकरण कहलाता है। देखो होता है क्या, पहले वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, जैसे तुम उसको गर्म करते हो तो वो क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर खुलती है और फिर वापस कंबाइंड होती है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? विकृतीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, दूध में फिटके डालकर कलाकंद का निर्माण करना, ये वगैरह, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं। चलो जी आगे है, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेना, इसको ड्यू न्यूट्रिशन बोलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूट्रल प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दीज स्ट्रक्चर्स आर maintained by various attractive force between different part of the polypeptide chain. The breaking of these force by a physical or chemical changes makes the protein to lose all of the part their biological activity. This is called a denutrition of protein. सिंपल से आप लोग समझ गए होंगे कि जो इसकी चैन होती है, पता है ना, अमीनो एसिड्स की चैन होती है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डर वाल्स फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। इन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये बॉन्ड आपस में ब्रेक होते हैं, इस ब्रेक को ही क्या बोलते हैं? ठीक है, डीन्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। फिर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अब बाकायदा एग्जाम्पल देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, बिल्कुल थ्योरेटिकल है ना ये थोड़ा सा। अब बात करते हैं एंजाइम। देखो एंजाइम क्या होते हैं, याद है तुम्हें, जैसे कैटलिस्ट या उत्प्रेरक होते हैं ना, वैसे ही एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? अब उत्प्रेरक क्या काम करते हैं भाई? रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होते नहीं, लेकिन उसकी दर बढ़ा देते हैं। तो यही काम कौन करते हैं? एंजाइम। तो हमारे शरीर में जितनी भी रिएक्शन है, इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा से ही अपनी रिएक्शन, जो अपनी जैव रिएक्शन है, जैव रासायनिक क्रिया है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। इसको ब्राजीलियस ने दिया था, ध्यान रखना, है ना। वे जैव उत्प्रेरक जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर जैविक सक्रियता में वृद्धि कर देते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। इसकी खोज ब्राजीलियस ने की थी, ठीक है। एंजाइम नाम, ठीक है, एंजाइम नाम वगैरह दिया था। पहले वो यूरियस एंजाइम का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण समर ने दिया था, थोड़ा सा याद कर लेना। ये सर्वप्रथम एमाइलेज एंजाइम की खोज हुई थी। चलो आगे बात करते हैं एंजाइम का वर्गीकरण। तो देखो उसको 6 भागों में बांटते हैं। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेस। इसमें क्या होता है? देखो उसके नाम में ये देखो, ऑक्सीडो रिडक्टेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया होती है, श्वसन और किण्वन की क्रिया इसके अंदर होती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना आप। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड है ट्रांसफेरेज। तो ट्रांसफेरेज का मतलब क्या है? अब नाम ही आ रहा है ट्रांसफर, एक समूह से दूसरे समूह की तरफ स्थानांतरित करना, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस, देखो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन की क्रियाओं को उत्प्रेरित करती है, ठीक है। देखो लाइजेज का मतलब क्या होता है? तोड़ना, है ना। अब सभी जानते हो लाइजेज अपन डीएनए आरएनए वगैरह में काम लेते हैं। लाइजेज का मतलब क्या होता है? तोड़ना, किसी समूह को पृथक कर देता है जिससे द्विबंध उत्पन्न हो जाता है। चलो आगे क्या? आइसोमेरेज। ये क्या? यह पूर्ण विन्यासित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, ठीक है, ध्यान रखें। लाइकेजेज, यह 2 समूह के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। तो ये टाइप हो गया। एंजाइम की विशेषता देख लो, एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं, ये क्रिया की दर को 10 से 20 गुना बढ़ा देते हैं, ध्यान रखना। ये साम्य को प्रभावित नहीं करते, ये सक्रिय ऊर्जा को घटा देते हैं, ये अनुकूलित pH 6 से 8 व अनुकूलित ताप 310 डिग्री 10 केल्विन पर होते हैं। ये अम्लों से, क्षारों से, ताप से लवणों की सांद्रता में अपनी सक्रियता समाप्त कर देते हैं, जिसे एंजाइम की विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता हो तो, ये जैसे आपने प्रोटीन का विकृतीकरण किया था ना, वैसे एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है अगर इसमें आप टेम्परेचर वगैरह सब बढ़ा दो तो। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये आप समझ चुके हो। देखो एंजाइम की क्रियाविधि कैसी होती है, इसका प्रतिपादन माइकलस मेंटेन ने किया था, ठीक है।
अब देखो ये होती क्या है, वैसे तो ये करती क्या है, देखो कुल मिला के जैसे उत्प्रेरक है ना, अपन रासायनिक बलगति में पढ़ेंगे, उत्प्रेरक क्या करते हैं, सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं, वैसे एंजाइम भी सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जैसे अभिक्रिया गति क्या होती है, बढ़ जाती है। देखो होता क्या, पहले एंजाइम क्रियाकारक साथ जुड़ता है तो मध्यवर्ती संकुल बनाता है, हो गया। देखो ये ES, एक मैं ब्रश ले लेता हूँ, देखो ये यहाँ पर ये क्या है, ये E है और ये क्या है S, देखो ये ES ले लिया। ये क्या होगा, पहले रिएक्शन होगी और ये आपस में क्या बनाएंगे, मध्यवर्ती बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बोली जाती है यहाँ पे जो भी होता है। तो मध्यवर्ती क्या बना है, ES। देखो ES से क्या बनना स्टार्ट हो गया, देखो S, देखो E तो E रहा, लास्ट से E घूम रहा है, देख लो वापस देख लो, देखो E से E घूम रहा है, वापस E मिल रहा है, मतलब पूरी रिएक्शन में E तो आपको मिल गया, E क्या है यहाँ पे, एंजाइम। लेकिन देखो सबस्ट्रेट किस में बदल गया, प्रोटीन में बदल गया, समझ में आ गई बात। तो ES तो देखो E तो अलग हो गया और वापस से क्या मिल गया आपको, प्रोडक्ट बन गया, समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक। ये कुछ एमाइलेज एंजाइम के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, है ना। जो एमाइलेज होता है वो क्या काम करता है ना, सारे एग्जाम्पल दे रहे, कहाँ कौन मिलता है, कौन से रस का उत्पादन होता है ना। तो देखो ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इन सारे एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलो जी, तो आप समझ चुके होंगे, है ना। जैसे ये है ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, राइबोन्यूक्लिक, ये सब अग्नाशय में मिलते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर थोड़ा क्रम उल्टा सीधा कर दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एमाइलेज के सामने जठररस लिखा हुआ है ना। देखो मैं थोड़ा क्रम बता देता हूँ तुम्हें। एमाइलेज के सामने जठररस लिखा हुआ है, ठीक है। लिपिड के सामने भी जठररस लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, है ना, ठीक है। तो पेप्सिन के सामने भी क्या लिखा हुआ है, जठररस लिखा हुआ है ना। लेकिन ये जो ट्रिप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन, रेनिन और राइबोन्यूक्लियस, ये सब अग्नाशय लिखा हुआ है। यहाँ पे अग्नाशय लिखा हुआ है। ये ऊपर के तीनों क्या हैं, ये वाले, ये यहाँ पे ये जठररस है, ठीक है। टाइलिन का है, मुख में होता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर उदाहरण के मतलब एक एक नीचे कर देना। आप देखो ऊपर क्या उदाहरण वाला है ना, तो नीचे के खसका देना बस, हम आराम से, ठीक है। समझ गए सभी लोग, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। एंजाइम के उपयोग है, ठीक है। देखो ये सारे एंजाइम के उपयोग लिखे हुए हैं, हृदय के उपचार वगैरह में जो भी है ना। आप इसको देखो याद करने वाली चीज़ है, तो आपको याद करना पड़ेगा इसको, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, एंजाइम क्या होते हैं, रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम ऑलवेज अकर विद द एड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम। एंजाइम आर प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लिविंग सिस्टम एंड कैटालिसिस स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन। देखो ये सब चीज़ मैंने पहले आपको समझा दी है ना। सिंपल आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लिखे हुए हैं, है ना। एंजाइम उनके रिएक्शन, तो पहला यूरियस है, इन्वर्टेज है, माल्टेज है, एमाइलेज है, पेप्सिन है, फिर ट्रिप्सिन है। ये यूरिया को, फर्स्ट वाला यूरियस जो होता है, यूरिया को CO2 और अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेज ग्लूकोज में करता है। माइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या अल्फा अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अल्फा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका थोड़ा। आगे देखो, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंजाइम है ना। न्यूक्लियस है, लैक्टेज है, RNA है, DNA पॉलीमरेज है। तो देखो इन सबके फंक्शन लिखे हुए हैं, इन फंक्शन को आपको याद ही करना है। इसमें ऐसा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि सर ये बता दो, तो याद ही करना है आपको। समझ में आ गई बात, चलो जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम लिख रखा है। देखो एंजाइम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। अभी उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले तो हिंदी मीडियम में मैंने आपको टोटल 10 करेक्टरिस्टिक बताई थी, वो उनमें कोई पॉइंट्स थे। तो आपको इसमें केवल पॉइंट्स याद कर लेना है, ज़्यादा इसके अंदर डीप में याद नहीं करना है, क्योंकि बुक्स में भी अपने पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं अधिकतर, और थोड़ा थोड़ा बहुत अंदर लिखा हुआ है, तो देख लेना। एंजाइम कैटलिस्ट इज इंटरमीडिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इन जनरल इट इज सिमिलर टू इनऑर्गेनिक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट एंड समटाइम इट इज़ कॉल्ड माइक्रो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। चलो देखो अब आगे बात कर लेते हैं। पहला, मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट। द एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन आर वेरी फास्ट इन कंपेरिजन टू द रिएक्शन कैटलिस्ट बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ध्यान रखना, जिसमें एंजाइम होता है उसकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। देखो ये करते हैं क्या, ये एक्टिवेशन जो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्योंकि आप एक बात जानते हो, जो कैटलिस्ट होते हैं वो काम क्या करते हैं, वो रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ में आ गई बात, लेकिन खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसी तरह ये एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी अपनी जो बायो रिएक्शन होती है अपने बॉडी में, उनकी रेट को बढ़ा देते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। समझ में आ गई बात, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। हाई स्पेसिफिक नेचर के होते हैं ये, ठीक है। वन कैटलिस्ट कैन नॉट
कैन नॉट कैटलिस्ट मोर देन वन रिएक्शन। अब ऐसा नहीं होता है कि मान लो कोई एक एंजाइम है, वो किसी ए रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उसी टाइम बी रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर वो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो किसी और रिएक्शन में नहीं जाएगा। आपको पता तो ऊपर अपन ने यूरियस कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था, ये क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया करता है केवल। ये ऐसा नहीं होगा कि एमाइड को मिथाइल यूरिया वगैरह में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो हर एक एंजाइम की खुद की स्पेसिफिक नेचर होती है, जो काम वो कर रहा है वो वही करेगा, अदर काम में नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात, अदर रिएक्शन में नहीं जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में लिखा हुआ, आप पढ़ लेना। द रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्ट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। द एंजाइम एक्टिविटी राइजेस रैपिडली विद टेम्परेचर बिकम मैक्सिमम एट अ डेफिनेट टेम्परेचर कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर बियॉन्ड द, ठीक है। तो इसके बारे में आप इतना ही पढ़ लेना, बहुत है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ लेना। देखो एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर पर इनकी रेट बढ़ती है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये क्या होता है, ये भी ड्यून्यूट्रिशन हो सकता है। जैसे याद है प्रोटीन का ड्यून्यूट्रिशन हुआ था, वैसे इनका भी ड्यून्यूट्रिशन हो सकता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे जो रखना होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ता है, क्योंकि हर एक एंजाइम की अपनी खुद एक टेम्परेचर होती है, वो ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। पीएच डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इनकी पीएच 6 से 8 के बीच में होनी चाहिए, तो इनकी रिएक्टिविटी उतनी तेज हो जाती है। तो उतार लेना, द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन वेरियस विथ पीएच ऑफ द सिस्टम। द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम रिएक्शन अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी इन 7.4। द फेवरेबल पीएच रेंज फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन इज़ 5 to 7। देखो आप इसको 6 to 8 भी कर सकते हो, अपने बुक में 6 to 8 है, तो आप 6 to 8 याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला देखो, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम पे, साम्य पे, जो इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हो ये इक्विलिब्रियम को बहुत जल्दी ला सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आप जानते हो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। कोलाइडी नेचर के होते हैं, कोई पार्टिकल्स टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना एंजाइम के कोलाइडी नेचर के बारे में। एक्टिवेटर और को एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीजिंग द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस नॉन एज को एंजाइम। भाई को एंजाइम का मतलब क्या है, कुछ ऐसे मान लो कोई एंजाइम है वो रिएक्टिव नहीं हो पा रहा, लेकिन मान लो कोई ऐसी मेटल को उसने देख लिया, सोडियम प्लस हुई, Mg2+ हुई, तो वो क्या करते हैं, इन एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, उनको हम को एंजाइम बोलते हैं। समझ में आ गई बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा यहाँ तक, तो वीडियो को पॉज करके नोट्स को रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। माइकलिस एंड मेंटेन सजेस्ट द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। देखो अब एंजाइम की एक मैकेनिज्म दे रखी है। देखो होता क्या है, मान लो ये अपना एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ है सबस्ट्रेट और यहाँ है एंजाइम। पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं बोलता हूँ इंटरमीडिएट ऑफ कॉम्प्लेक्स। किसका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम का है और सबस्ट्रेट का है, ठीक है। अब ये देखो धीरे धीरे क्या होगा, ये डिकम्पोज होने लग जाएंगे और ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, और आपको लास्ट में एंजाइम ऐसा कैसा वापस मिल जाता है। तो ये ग्राफ आप जरूर बना लें, जो मैंने ग्राफ अभी बनाया है। समझ में आ गई बात। सबसे पहले SE फिर आपस में कंबाइंड होंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे और फिर वापस से डिकम्पोज होकर सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो ये ग्राफ जरूर आप बना लेना। तो देखो यही तो हो रहा है, ES मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर ये ES मिल रहे हैं और ES बना रहे हैं। ये क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, S किस में कन्वर्ट हो गया, देखो P में। याद है अपन अभी ग्राफ बनाया था ये वाला, देखो ये, ठीक है। यहाँ पे क्या था, E और S, यहाँ क्या बन गया था, E और S, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल दिया, और लास्ट में ये किस में कन्वर्ट हो गया, E और P, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का। चलो फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा थोड़ा जल्दी। देखो डीकम्पोजिशन ऑफ EP हो चुका है अपना, है ना। पहले क्या होता है, देखो पहले पार्ट में तो क्या हुआ था कि E किससे मिला था, पहले पार्ट में क्या हुआ था, E मिला था P से, तो EP मिला था, ठीक है। सॉरी सबस्ट्रेट मिला था, तो ES का कॉम्प्लेक्स मिला था अपने को, फिर ये ES किस में डिकम्पोज हो गया था वापस से, E और P में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये डिकम्पोजिशन दे रखा है ना। और यहाँ पे सिंपल आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो क्या क्या हुआ, पहले E+S मिला, किस में कन्वर्ट हुआ, ES में, फिर ES किस में कन्वर्ट हुआ, EP में, और फिर ये EP से क्या बन गया अपना, E और P बन गया।
तो देख लो, एंजाइम पहले भी था, एंजाइम अभी भी है, सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो आप ये चीज़ ध्यान रख लेना। चलो हार्मोन की बात करते हैं। ये एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीवों की वृद्धि, विकास, प्रजनन, नियंत्रण, नियमन को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें ग्रंथि रस या रासायनिक दूध भी कहा जाता है। तो एग्जाम में सवाल पूछा गया, रासायनिक दूध किसे कहते हैं, तो हार्मोन्स को कहते हैं। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है। देखो बायो वालों ने तो उसको बहुत पढ़ रखा है, बायो वालों को सारे बहुत सारे एंजाइम्स याद भी होंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैथ वालों को एंजाइम सारे हार्मोन्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको हार्मोन्स याद करने की, बस एक बार पढ़ लेना, थोड़ा देख लेना। हार्मोन का वर्गीकरण देखो, 3 प्रकार से वर्गीकरण है। ऑक्सीटोसिन, फिर पहला पेप्टाइड है, पेप्टाइड में एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन का। दूसरा एमिनो है, थायरोक्सिन और एंड्रेनिन एग्जाम्पल है। अगला स्टीरॉइड है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसके एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लेना, ये वाले। चलो हार्मोन के कार्य देखते हैं। देखो पहला कौन सा हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन कहाँ होती है, अग्र वाली पीयूष ग्रंथि में होती है। ठीक है, ये पेशिया तंत्रिका अंतरांग की वृद्धि में सहायक होती है, जानते हो। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अग्र वाली पीयूष शरीर के सशक्तिकरण में काम आती है। ठीक है, अगला है थायरोट्रोपिक हार्मोन, अग्र वाली पीयूष ग्रंथि में होती है, थायरोक्सिन की कमी की पूर्ति करती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करती है, पश्च वाली पीयूष में होती है, प्रसव के समय गर्भाशय को संकुचित करती है। ठीक है, वेसोप्रीनिया वेसोप्रीन ये भी पश्च वाली पीयूष में होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो भी अपन ये निष्कासन में काम आती है। ठीक है, जल का नियंत्रण करती है, वाटर का नियंत्रण करती है। ठीक है, चलो आगे देखो। चलो यूरिया के निष्कासन वगैरह में काम आती है, तो ध्यान रखना। अगला है एल्डोस्टेरोन, एंड्रियन कॉन्ट्रैक्ट में होती है, एनएसएल के रिसोर्स में काम आती है। फिर कॉर्टिकोस्टेरोन, ये एंड्रियन कॉन्ट्रैक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा का उपापचय करती है। एड्रीनलिन मेडुला में काम आती है, अचानक होता है ना हृदय गति बढ़ जाना, ये सब इनको प्रेरित करने का काम एड्रीनलिन करती है। ठीक है ना, चलो जी समझ गए आप लोग। फिर अगला थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि में होती है, उपापचय क्रिया को नियंत्रित करती है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अगला टेस्टोस्टेरोन है ना, ये जो मेंस होते हैं उनमें ये लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। एस्ट्रोजन अंडाशय में, ये जो वुमेन्स होती है उनके अंदर लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। प्रोजेस्टेरोन अंडाशय में होती है, अंडोत्सर्ग से गर्भाधान को प्रेरित करती है। ठीक है, थायमिन थाइमस में होती है। तो अब इनको पढ़ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बायो के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले देख लो थोड़ा सा, तो हो जाएगा ये वैसे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स देखो हिंदी मीडियम वालों कंप्लीट हो चुका है, तो चाहे वो वीडियो को छोड़ सकते हैं या फिर पीछे से वापस से नोट्स उतार सकते हैं। अब इंग्लिश वाले देख लो। हार्मोन्स दीज आर द केमिकल विच आर सिक्रेटेड बाय डक्टल्स ग्लैंड्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड एंड ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पार्ट बॉडी ब्लड स्ट्रीम वेयर दे कंट्रोल डिफरेंट साइकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, देखो याद ही करना है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना। हार्मोन कंट्रोल करते हैं सेल और टिश्यूज को कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, है ना, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना, तो किडनी फंक्शन वगैरह को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एंड लैक्टेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना, दुग्ध स्राव वगैरह को नियंत्रित करती है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, अब क्लासिफिकेशन कर रखा है हार्मोन्स का। पहला स्टेरॉइड, अगर जिसमें ये स्ट्रक्चर होती है वो स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब के एग्जाम्पल को अपन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें सिर्फ केवल एग्जाम्पल को याद कर लेना और ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। केवल एग्जाम्पल को जैसे लिखा हुआ है ना, इन एग्जाम्पल को आप याद कर लेना बस। ये रहा एंड्रोजीन्स, टेस्टोस्टेरॉन्स, है ना, टेस्टोस्टेरॉन्स वगैरह एग्जाम्पल को याद कर लेना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फीमेल सेक्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, तो उसको याद करना है। अगला देखो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन में क्या है, दीज हार्मोन आर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लॉब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्जांपल ऑफ सच एज हार्मोन आर ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, है ना। देखो ये आपको सिर्फ याद रखना है ना। अगर याद नहीं हो रहा है तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। मैथ क्लास वाला जरूरत नहीं है इतना, अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ देना, क्योंकि पूरा बायोलॉजिकल टॉपिक है ना, क्योंकि समझना है कुछ नहीं, आपको याद ही करना, रट्टा ही मारना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एमीन्स हार्मोन को क्या होता है, बस देखो ये काम करना। ठीक है,
एमीन्स हार्मोन क्या होते हैं? कॉल्ड फाइट और फाइट हार्मोन्स। इनको जैसे बोलते हैं, जैसे अपने को भी डर लगता है ना, कभी अपने को भागना होता है या जीतना होता है, तो उनके लिए इन हार्मोन्स का अपन यूज़ होता है। ठीक है, तो देखो आपको केवल हार्मोन्स के नाम और उनके एग्जाम्पल याद करना है। थायरोक्सिन और एंड्रेलिन इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हर एक एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, तो उसके बारे में डिटेल जानकर लिखा है। ठीक है, जैसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये कहाँ मिलता है, तो देखो ये इनका सोर्स लिखा हुआ है और फंक्शन लिखा हुआ है। तो नेम ऑफ हार्मोन, सोर्स और फंक्शन। मेरी तरफ से मैथ वाले बच्चे इसको याद ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, बहुत कम है। आप बस वो फियर फाइट वाला याद कर लेना एक, है ना, वो बहुत है। अगर याद होता है तो ठीक है, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रेयर चांस में आता है ना। अगर याद हो तो कर लेना, क्योंकि पूरा बायोलॉजिकल टॉपिक है। देखो सेक्स हार्मोन जरूर याद कर लेना, ठीक है ना भाई। मैन में कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। और वुमन में कौन सा होता है ना, ये एस्ट्रोजन वगैरह याद कर लेना। ठीक है, तो फीमेल सेक्स और मेल सेक्स वाला ऑर्गेनिज्म जरूर याद कर लेना। एक थायराइड वाला याद कर लेना, मैं बता दूंगा जो तुम्हें याद करना है। ये थायरोक्सिन का लिखा हुआ, इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म और लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, थायराइड ग्लैंड में होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये सारे जो भी एंजाइम है ना, सारे एंड्रेलिन एंजाइम का एग्जांपल दे रखा है ना, क्या काम करता है, कहाँ मिलता है ना। तो ये सारे एंजाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप नोट कर लेना। इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन जरूर याद कर लेना, पूछे जाते हैं, है ना। एक तो मैन वुमेन वाला सेक्स वाला आपको हार्मोन्स याद करने, एक इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन वाला ना, समझ में आ गई बात। ह्यूमन और वुमन सेक्स वाले जो भी थे वो याद करने। चलो वैसोप्रेसिन हार्मोन और ये वाला अगला हार्मोन्स वगैरह याद कर लेना। ठीक है, ये याद मत करना, रहने देना। ठीक है, इनको सिर्फ नोट कर लेना आप। मैथ क्लास वाले बच्चे ध्यान दें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। तो ये सारे देखो फिनिश हो चुका है ना। चलो ये टॉपिक अपना फिनिश हो चुका है ना। अब एक ध्यान रखना, संडे को टेस्ट होगा, एक बड़ा टेस्ट होगा संडे को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, D&F ब्लॉक, सॉलिड स्टेट, बायोमोलिक्यूल का टेस्ट होगा और नेम रिएक्शन का टेस्ट होगा। समझ में आ गई बात? तो संडे को, इस संडे को टेस्ट होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।